हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था, थर्ड चैप्टर का बेस कर लिया था हमने, बेसिक बातें। उसमें हमने किया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, उसकी पेयर कैसे बनते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे होते हैं, और उसमें से ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया था। ग्राफिकल मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको उन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ बनाते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट कर देते हैं। और एक मैंने आपको बताया था डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी पेयर का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। कि चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 NCERT से। देखिए क्वेश्चंस इसमें थोड़े लेंथी हैं, मतलब काफ़ी 3 और 4 लाइनों के हैं, तो इसमें अगर मैं करता हूँ तो ये मोर देन हाफ पार्ट यहीं पे फिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा नहीं जगह। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब आपको सिर्फ रीड करके बताऊंगा और आपको जो पॉइंट्स है वो नोट करता जाऊंगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। 3.1 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 3.1 में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, सारे करवाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर को बोलता है, 7 years अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है कि आज जो 7 years पहले, यानी कि 7 साल पहले, वो उसकी एज जो है, जो उसकी डॉटर की एज है, उसकी एज से वो 7 टाइम बड़ा था। वो मतलब उसकी एज उससे 7 टाइम थी, समझ गए ना। तो 7 years पहले जो उसकी डॉटर की एज है, वो उसके फादर की एज जो है, फादर की एज उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम थी, ठीक है। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 years के बाद, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब यू विल बी, यानी कि आज से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी, अपनी डॉटर को बोल रही है ये बात कि अगर जितनी आपकी 3 साल बाद जो आपकी एज होगी, मेरी एज आपकी 3 टाइम हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली देखने में बच्चा अगर कोई इस क्वेश्चन को सोचेगा, कहेगा पहले 7 टाइम थी और आने वाले टाइम में 3 टाइम हो जाएगी, ये क्या मतलब हुआ। तो वो तो सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, सिंपली मल्टीपल बन जाते हैं। तो मल्टीपल जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली और एल्जेब्राइकली आपको इस सिचुएशन को सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है फिलहाल इसने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले let आफ्ताब्स present age is equal to x years and his daughter's age y years, ठीक है। यानी कि दोनों की एज हमने, प्रेजेंट एज जो है, आज की एज है, वो हमने नोट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। 7 years अगो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फादर की एज 35 ईयर्स या 40 ईयर्स है, मान लीजिए 40 ईयर्स है, और 40 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले आप कैसे फाइंड करोगे। सिंपली आज की एज जो है उससे 7 माइनस करोगे ना, तभी तो पता लगेगा। वही चीज यहाँ है। तो आपकी आज की एज ये है x, आपके फादर की एज मान लीजिए ये, आपके फादर से एज्यूम कर लीजिए, आप और आपके फादर की बात कर रहा हूँ। तो आपके फादर की एज x है और आपकी एज क्या है, y है, सिंपली। और ये कह रहे हैं 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इनकी एज क्या होगी, x माइनस 7। और सिमिलरली ये क्या होगी, y माइनस 7। ये थोड़ी है कि फादर की एज ही कम होगी, जो उसकी डॉटर उसकी एज भी तो 7 ईयर्स बैक चली जाएगी, तो वो भी 7 माइनस होगी, ठीक है। अब ये है एज 7 ईयर्स अगो और ये इसकी एज है 7 ईयर्स अगो। तो अब ये दोनों दो एजेस हैं वो आपकी 7 ईयर्स अगो की एजेस हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि मेरी जो एज है ना, ये आफ्ताब की एज जो है, वो कह रहा है कि ये डॉटर की एज है, तो कह रहा है डॉटर की एज की, ये डॉटर की एज थी इसकी, तो डॉटर की एज का कितना, 7 टाइम, डॉटर की एज का 7 टाइम, यानी कि डॉटर की एज 7 साल पहले जो थी, 7 साल पहले, उसको 7 टाइम कर दीजिए। 7 टाइम जो करेंगे ना, तब वो किसके इक्वल आएगी, आफ्ताब की एज के इक्वल थी, आफ्ताब की जो एज थी। कुछ समझ में आया, दोबारा से रिपीट करता हूं, तो ध्यान सुनिएगा। 7 ईयर्स अगो आफ्ताब की एज इतनी थी, डॉटर की एज 7 ईयर्स पहले इतनी थी,
अब कह रहा है कि 7 ईयर्स अगो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब मतलब किसके इक्वल थी, डॉटर की एज के 7 टाइम। तो डॉटर की एज का 7 टाइम 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो किसके इक्वल थी, आफ्ताब की एज के इक्वल वो थी। ठीक है, तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए कैसे, इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 और सिंपली इट कैन बी रिटन एज x माइनस 7y और इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। क्या किया समझ गए होंगे, कांस्टेंट को मैं उधर ले गया हूँ, आपकी मर्जी, आप ले जाना चाहें ठीक है, नहीं ले जाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन में c इधर हो या उधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। सो दिस इंप्लाइज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिए। फिर कह रहा है ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज जितनी एज है उससे 3 इयर्स बाद, 3 साल बाद। आज की एज उसकी है x ईयर्स और डॉटर की एज है y ईयर्स, है ना। 3 साल बाद आपकी एज मान लीजिए आपके फादर की एज आज 40 ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 43 होगी ना। तो 40 प्लस 3 करने से ही तो आएगा 43। ऐसे ही आज मान लीजिए आपकी एज 16 ईयर्स है, मान लीजिए 16 ईयर्स है आपकी, 16 है मान लीजिए 16 ईयर, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 3। 16 ये आज की एज है प्लस 3, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आफ्ताब की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम हो जाती है, 3 टाइम के इक्वल हो जाती है। क्लियर हुआ, सेम कंसेप्ट जो पीछे किया था कि जो आफ्ताब की एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम हो जाएगी। तो ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। तो दिस इंप्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। दिस इंप्लाइज, मैं y को इधर लेके आ रहा हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 और दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये जो आपके सामने 1 और 2 इक्वेशंस आई हैं, दिस इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये इसका क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब क्या होगा, अब ग्राफ भी बनाना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये तो हो गया आपका एल्जेब्राइकली एक्सप्रेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका 2 इक्वेशंस थी आपकी, मैंने उनको नोट कर रखा, बाकी सारा मिटा दिया मैंने। अब मैं करता हूँ ग्राफ बनाने का काम। ग्राफ बनाने के लिए मैंने कल के वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, 4-1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा था 2 वैल्यू से काम चल जाता है, कल भी बताया था, तो वही मैं कर रहा हूँ और इजी से इजी वैल्यू रखने की कोशिश करूंगा ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हाई वैल्यू ना रखनी पड़े, इतने कट ना लगाने पड़े, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं x को जब 0 कर दूँ, सपोज x को अगर मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। 0 रख देता हूँ तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गई तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 7 डिवाइड में चला जाएगा, तो 0,6, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे y को 0 मत रखना, जैसे मैंने कल कहा था कि एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो। क्यों नहीं करना है ऐसा, क्योंकि y को अगर मैंने 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 42। माइनस 42 का मतलब ये हुआ आपको x के अंदर जो कट लगाने पड़ेंगे 1 2 3 4 42 तक लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 42 तक ले जाने के लिए आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पेपर में जगह भी नहीं होगी इतनी और टाइम भी नहीं होगा इतना करने के लिए, तो जगह कम पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ आप क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। दिमाग ये कहता है कि आप यहाँ पे 7 वैल्यू रख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे y को मैं 7 रख दूँ या 6 रख दूँ, सिंपली 6 रख देता हूँ। तो अगर मैं y को 6 रख दिया तो ये 0 हो गया, वो तो पता लग ही गया, तो आ ही गया। अगर मैं इसको 7 रख दूँ, 7 रख देता हूँ, देखिए क्या आता है, y को x माइनस 7 इंटू 7 49 इज इक्वल टू माइनस 42। ये माइनस 49 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 49 यानी कि प्लस 7, सो इट इज 7। तो आपने कुछ देखा कि y को अगर मैं 0 रखता तो x की वैल्यू माइनस 42 आ रही थी, वो नेगेटिव में, और वो भी आपके पास बहुत लास्ट में जाके आती और बहुत ज़्यादा जगह लगती। अब हम फिलहाल जो हमने किया है उससे अपना क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो 10 से भी बिलो रह गई, जो हमें पॉइंट प्लॉट करने हैं वो 10 से भी बिलो रह गए। तो ये हमें थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन करते हैं 4 सेकंड, फिर वही सेम बात यहाँ पे करते हैं x और y। x को जब मैंने 0 रखा है तो y हो जाएगा, x को 0 रखिए तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6,
तो -3 डिवाइड में चला जाएगा, -2 आ जाएगा, तो y आ जाएगा -2, ठीक है। और y को अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x 6 आएगा, फिजिबल है तो आराम से कर सकते हैं, 10 से बिलो है, तो y को अगर मैं 0 रख दूँ तो x आएगा 6 + 6 आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास ये सेकंड के लिए आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे। पहले है पॉइंट आपका 0 6, x 0 है तो y 6 है, तो 0 6 पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है x 7 रखा तो y 7 आया, तो x और y 7 7 हो जाएंगे, ये पॉइंट है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में, कि x 0 है तो यानी कि जो पॉइंट आपका आएगा वो y एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है ना। अगर y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर आएगा, और x 0 है तो y एक्सिस के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे y एक्सिस पे 6 आएगा, तो y एक्सिस पे 6 है, यहाँ पे है, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 7 7, यानी कि x 7 यहाँ पे है, y 7 यहाँ पे है, तो इन दोनों का जो ग्राफ है वो यहाँ जाके मिलता है ये पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये सिर्फ ग्राफ की वजह से मैंने किया था, ग्राफ मेरे पास ये बोर्ड है, इसलिए आप समझाने के लिए कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये 7 7 पॉइंट यहाँ आया था, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ जाता है। जो इक्वेशन क्या थी, x - 7y = -42, ठीक है। फर्स्ट का ग्राफ आ चुका है। सिमिलरली सेकंड का करते हैं। सेकंड है आपका पॉइंट है 0, x 0 रखा तो y आया था -2, और x 6 रखा था तो y 0 आया था। तो सबसे पहले x 0 है, x 0 है तो मैंने बताया था y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, और y के ऊपर कहाँ आएगा, -2 के ऊपर आएगा। और y -2 कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है, ये है -2, y -2। सेकंड पॉइंट है 6 0, 6 0 मीन्स क्या हुआ, x 6 और y 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट आ गया। तो आप देख सकते हैं, ये इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन, ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था इसको, तो मैंने ग्राफ बना दिया है। ये 2 लाइनें आएंगी इस तरह से, और ये आपका है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.1 का सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो को एक बार रोक के आप अपने बुक ले आइए पास में, और उसमें से देखते जाइएगा। क्वेश्चन ये है, The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, देखा जाए ये ग्राफिकली आप अपने आप करोगे, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली बनाना है तो आप अपने आप कर लोगे इक्वेशन जैसे मैंने बनाया था अभी, लेकिन मैं इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन है 3.1 के लिए, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹y, ठीक है। तो ₹x एंड ₹y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखिएगा टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है उसको, 3 बैट्स हैं। देखिए एक बैट अगर x रुपीज का आता है तो 3 बैट्स कितने के आएंगे, 3 टाइम हो जाएंगे, यानी कि 3x। और बॉल कितनी लेके आ रही है, 6 बॉल्स हैं, तो 6 बॉल्स है, यानी कि 1 बॉल की कॉस्ट है y रुपीज, तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y, और टोटल कॉस्ट है 3900, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो पड़ती है उसको 3900 पड़ रही है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सेकंड में क्या होगा कि आपके पास 3 बाइज अनदर बैट, एक ही बैट सिंगल, तो एक ही बैट है तो एक बैट का है x रुपीज है, प्लस 3 मोर बॉल, 3 बॉल है, 3 बॉल मतलब 3y, और टोटल कॉस्ट उसको पड़ती है 1300। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा और शॉर्ट बना सकते हैं आप चाहें तो, कैसे, 3 कॉमन निकाल के। ये थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप 10th में हैं, अब ये 10th में आए हैं जैसे आप अभी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कॉमन निकालने वाला। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3900, तो आप देखेंगे 3 कॉमन आ रहा है सब में से। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 जब पूरी इक्वेशन में से कॉमन आएगा, ध्यान रखिएगा, 3 जब पूरी इक्वेशन में से कॉमन आएगा तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो 3 पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, लेफ्ट और राइट दोनों में से आ रहा है, तो आप फिर आपको नोट करने की जरूरत है 3 बाहर निकालने की, डायरेक्ट कर दीजिए। 3 यहाँ से कट गया, बच गया x, 3 2 जा 6 होता है 2y, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 900, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, x + 2y = 1300 बच जाएगा। कैसे, 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 2 जा 6,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0 0 एज इट इज़। तो आपके पास इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए उसकी बजाय, और अब बोल देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको एक पॉइंट हो, इसमें आपको ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली कैसे करोगे, क्योंकि आप कहोगे कि आपने 42 के लिए तो मना कर दिया था और यहाँ पे तो 1300 पे चलेगी, तो क्या करें। तो इसका भी जवाब है हमारे पास। इसका जवाब ये है कि आप अपने क्वेश्चंस में जो नंबरिंग है, जो ग्राफ में नंबरिंग है, वो आप हंड्रेड्स में रखिए। ठीक है, जैसे आपने 1 2 3 करते हो ना, तो आप 100 200 300 400 1300 तक, ठीक है, समझ गए ना, उस तरह से कर लीजिए। तो आप हंड्रेड्स में ले लीजिए। तो आपका जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से ले लीजिए, 0 ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 ले लीजिए, फिर 200 ले लीजिए, फिर 300 ले लीजिए, 400 ले लीजिए एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे 100 200 300 है माइनस और माइनस, समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे नेगेटिव वाले 100 और 200 100 का गैप ले लीजिए, तो आपका कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू भी हंड्रेड्स में ही लेनी है। x और y की जो वैल्यूज आप लेंगे ना, वो भी आपको हंड्रेड्स में ही लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि x और y दोनों हंड्रेड्स में लिए ना, तो अब अगर मान लीजिए आपने x को 2 रख दिया, x को आपने 2 रख दिया, अब सोचिए x को 2 रख दिया तो आप कहाँ जाओगे। x को 2 रखने से तो यहाँ पे 2 तो आप दिखा ही नहीं सकते इस ग्राफ के अंदर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ। फॉर 1 x को पहले मैं रखूंगा, जैसे सपोज मैं रख देता हूँ x को 100, x को रख देता हूँ 100। तो सबसे पहले मैंने x को रखा 100, ये 100 यहाँ रखा, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 100, 1200 हो जाएगा, और y हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 2 चला जाएगा, तो 600 बच जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, तो आपका पेयर बन जाएगा 100 के साथ 600 का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 300 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 300 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 300 उधर जाएगा तो माइनस 300 यानी कि 1000 रह जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 1000, तो y इज इक्वल टू 1000 बाई 2 दैट इज 500। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट। अगर आप यहाँ पे, या फिर आप सोचोगे मैंने ये 200 क्यों नहीं लिया, है ना, 200 क्यों नहीं लिया। देखिए 200 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 200 अगर आप लेंगे ना, तो ये वैल्यू इन दोनों के मिडिल में आएगी, बीच में आएगी। बीच में क्यों आएगी, देखिए अगर मैं यहाँ पे 200 ले लेता हूँ, तो 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 200 हो जाएगा, यानी कि 1100 हो जाएगा। ठीक है ना, और y हो जाएगा 1100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 550। अब 550 कहाँ आएगा, 500 और 600 के बीच में आएगा। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है कि भाई ये करना नहीं है, कर सकते हो। 500 और 600 के बीच में ही तो आएगा। तो यहाँ पे 100 200 300 400 500 और 600 है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा बस y की वैल्यू 550। ठीक है ना, तो इस तरह से आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा इजी पड़ेगा, हंड्रेड्स में ही काउंटिंग रहेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेम केस यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ऐसे करना है, वैसे ही इसमें करेंगे और फिर इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली मैंने कल बताया था, जैसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अगर वो सॉल्यूशंस, अगर वो लाइंस जो दो बनती हैं, दो लाइनें बनेंगी जैसे अभी बनाई थी पिछले क्वेश्चन में भी, तो वो अगर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मैंने आपको कल करके भी दिखाया था पिछले वीडियो में, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर x क्या है और y क्या है ये आपको देखना पड़ेगा उस ग्राफ के ऊपर, और x और y की वैल्यू जो आएंगी वो आपका सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे कल के केस में मुझे याद है अच्छे से 2,0 आया था, उसमें दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था 20, तो x2 आया था y0 आया था, तो वही सोल्यूशन था 20। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो आपको ग्राफिकली करना है, ग्राफिकली मतलब आपको लाइन प्लॉट करनी है, दोनों को जहाँ पे कट करेंगी वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा, x और y की वैल्यूज जो है वही। तो यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल इजी, जैसे अभी बैट और बॉल वाला क्वेश्चन हमने किया है पीछे, वैसा ही है। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. बात वही आती है, वही बैट और बॉल वाली वैसी ही है। ठीक है, ऐसा ही फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेम एक जैसे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब ये बात है लास्ट वीडियो से जुड़ी हुई।
ठीक है, लास्ट वीडियो के मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया था, लिंक आपको मैंने बता दिया था, लिंक ऊपर आई पे आएगा, वो आई पे आप जाके और मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। उसके ऊपर पिछला वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 10th की अलग है, 11th की अलग है, 12th की अलग है, तो उस प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं और वहाँ से आप नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो जो भी है पार्ट नंबर वाइज मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, हमें कंपेयर करके बताना है। वैसे मैंने क्वेश्चन कल करवा दिया था, फिर भी मैं करा देता हूँ एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट्स ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो शुरू करते हैं इसको। आपको A1 आपको पता है 5 है, B1 है -4, C1 है आपका 8। मैंने कहा था प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस मेंशन करना पड़ेगा। A2 7, B2 6 एंड C2 -9। अब आपको कैसे कंपेयर करते हैं, A1 बाई A2 फाइंड करना है। सो A1 बाई A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/7, ठीक है। B1 बाई B2 हो जाएगा -4/6, 2/3 दैट इज -2/3। अब क्लियरली वी कैन सी दैट A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, सो A1 by A2 is not equal to B1 by B2, hence it has unique solution, यानी कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। और जब एक ही सॉल्यूशन होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, आप अपने आप ट्राई करोगे कल जैसा ही है, मैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। तो सेम वही है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। आपको A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 चेक करना है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो डायरेक्टली आप यूनिक सॉल्यूशन बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देंगे जो पूछा है आपसे इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपका A1 बाई A2 और B1 बाई 2 इक्वल आ जाए तो फिर आप C1 C2 पे जाते हैं, ठीक है। अगर C1 C2 भी इक्वल आ जाए तो बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर वो C1 C2 अलग आता है तो बोलते हैं नो सॉल्यूशंस, ठीक है, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट होता है जिसका सॉल्यूशन आए, यानी कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है, ठीक है, तो आप बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जब नो सॉल्यूशन का केस बनता है तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 को कंपेयर करके जैसे मैंने आपको कल बताया था वो आप पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक्सरसाइज का नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब कैसा गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल में होती है लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। तो आपको गिवन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर का जो हाफ है दैट इज 36, ठीक है, एंड हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो अब इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोई किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर जिस पे डिपेंड कर रहा है ना उसको आप x लेते हैं, सिंपली जिस पे कोई वैल्यू डिपेंड करती है उसको आप x लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू उस पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रही है उसके अकॉर्डिंग सेकंड वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ जो है वो डिपेंड है किस पे, विड्थ पे, क्योंकि विड्थ से 4 मोर है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट विड्थ, ब्रेड्थ कह लीजिए, विड्थ कह लीजिए x, ठीक है, x मीटर कह लीजिए, मीटर में है तो मीटर बोल दीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो यूनिट्स बोल देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यूनिट्स बोल दीजिए, अदरवाइज मीटर तो मीटर है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज y मीटर, लेंथ इज y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ को हमने मान लिया y मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है, मतलब दोनों का डिफरेंस 4 है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। ज़्यादा कौन सी होती है, लेंथ होती है, कॉमन सेंस है। तो लेंथ ज़्यादा में से कम को ही तो माइनस करते हो ना, तो लेंथ माइनस ब्रेड्थ यानी कि विड्थ इज इक्वल टू 4 मीटर। लेंथ माइनस ब्रेड्थ यानी कि वो लेंथ अगर 4 ज़्यादा है तो यानी कि दोनों का डिफरेंस 4 है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और आप चाहें तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स आगे ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है।
अब आपकी मर्जी है, हो सकता है कई बच्चे सोचे कि आपने माइनस क्यों नहीं हटाया, हमारे टीचर ने तो माइनस हटवाया था। आप हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माइनस कॉमन निकालना चाहते ही हैं तो माइनस कॉमन निकाल के आप ये बोल सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा माइनस उधर चला जाएगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। चाहे आप इसको 1 कह लीजिए, चाहे इसको 1 कह लीजिए, बात एक है। फिर कह रहे सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। अब पेरीमीटर वैसे होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है ना, लेकिन उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा, है ना। हाफ का मतलब होता है उसका हाफ करना, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और उसका हाफ करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 36। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन आपके सामने है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये 2 इक्वेशन आ चुकी है, और आपको क्या करना है, इसकी हेडिंग पीछे गिवन है पिछले पेज पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। समझ गए होंगे। पहले आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का कंसेप्ट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर ये कंसिस्टेंट आती है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर। तो आप उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ, फिर आप ग्राफिकली सॉल्व करना, सॉरी ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो पहले आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 पे चेक कीजिएगा, अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो ही आपको करना है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है यानी कि नो सॉल्यूशन, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, third coincident line। मतलब सिंपली जो 3 आपके जो सॉल्यूशन होते हैं उस टाइप से। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a1 है आपका 2, b1 है आपका 3 और c1 है यहाँ पे -8। a1 b1 c1 आपने फाइंड कर लिया। अब फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग, तो हमें ऐसी लाइन बनानी है जो इससे इंटरसेक्ट करे। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन तब होती है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना आए, ठीक है ना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये होना चाहिए। यानी कि आपको एक हिंट मिल चुका है, हमें a2 ऐसा लेना और b2 ऐसा लेना, a2 b2 c2 आएंगे सेकंड इक्वेशन में, हमें वो इस तरह से लेने हैं कि दोनों का रेशियो जो आए वो सेम ना आए। तो जैसे ये 2 है तो 2 के डिवाइड में जो आप कुछ ऐसा नंबर लगाइए कि 3 के डिवाइड में वो दूसरा नंबर लगाने से वो वैल्यू इक्वल ना आए, तभी वो यूनिक सॉल्यूशन बनता है। तो मैं इसको a2 की जगह जैसे मान लो मैं 3 कर देता हूँ, 3x, ठीक है। उससे क्या होगा, a1 2 है, a2 3 हो गया, 2/3 आ गया इसका रेशियो, प्लस यहाँ पे कर देता हूँ 2y, तो ये b1 है ये b2 है, तो 3/2। तो आप देखेंगे इसका रेशियो 2/3 हो गया और इसका रेशियो 3/2 है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। यहाँ पे चाहे आपकी मर्जी है कुछ भी, +4 -5 कुछ भी आपकी छूट है। मेन चीज क्या है, मेन चीज है इंटरसेक्टिंग के लिए a1 a2 और b1 b2 सेम नहीं होना चाहिए। थर्ड चाहे इक्वल हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे यहाँ पे -8 भी कर दोगे ना, -8 इक्वल टू 0, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपका आंसर यूनिक ही आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएंगी, ठीक है। फिर आती है बात पैरेलल लाइन की। अब पैरेलल लाइन कब आएंगी, मतलब ये एग्जांपल है, आपको ये नहीं करना कि सेम मेरी तरह ही करना है, आपको कुछ ऐसा लेना है, कुछ ऐसा एलिमेंट लेने हैं, यहाँ पे ABC ऐसे लेने हैं कि जिनसे वो वैल्यूज कंडीशन को के अकॉर्डिंग आए, जो कंडीशन हमें चाहिए। पैरेलल लाइन, पैरेलल कब होते हैं, जब नो सॉल्यूशन होता है। अब नो सॉल्यूशन कब होता है, याद कीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा रखिए सेकंड वैल्यू के अंदर, ये अब इसको, ये अलग सॉल्यूशन था, इसको मत छेड़ना, ये अब हो चुका है, मतलब ये अलग आंसर था, इसको अब भूल जाओ, ठीक है। इसका कोई लिंक नहीं है, इससे है हमारा लिंक, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा लेना है जिसमें a2 और b2 और c2 की वैल्यू जो इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करे। तो a1 a2 का जो रेशियो है, जैसे 2 है तो मैं यहाँ पे अगर सपोज 6 कर देता हूँ, 6 कर दिया, तो 6 करने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ का भी यूज करना है। a1 a2 का जो रेशियो है वो है 1/3 आ जाएगा, क्यों, 2/6 1/3, इट मीन्स सेकेंड रेशियो भी 1/3 चाहिएगा। तो यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 होने के लिए यहाँ पे आएगा 9 आ जाएगा, +9y। क्यों, देखेंगे ध्यान से, तो 2/6 करेंगे तो 1/3 आएगा,
3/9 करेंगे तो भी 1/3 आएगा, तो इन दोनों का रेशियो तो इक्वल आएगा। बट थर्ड इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा रखें कि थर्ड इक्वल ना आए। थर्ड इक्वल ना आए मतलब इसके अलावा मतलब कुछ ऐसा रख दे कि 24 मत रखना, -24, क्योंकि -24 रख दिया तो ये इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो फिर ये वाला केस नहीं बनेगा। तो आप कुछ भी +8 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -8 रख दीजिए, +8 रख दीजिए, मतलब कुछ ऐसा रख दीजिए कि C1 C2 का जो रेशियो आएगा वो इनके इक्वल ना आए। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड के लिए सॉल्यूशन। थर्ड आता है कोइंसिडेंट। थर्ड आता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होता है वो आपको पता होना चाहिए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इट मीन्स कहने का ये है कि तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब दो रेशियो का सेम हम यही एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ रट्टा मत लगाना कि जो मैंने किया वही आप करके आओ। लॉजिक समझिए, रट्टे के पीछे मत भागिए, लॉजिक समझिए कि लॉजिक क्या है कि रेशियो सेम होना चाहिए। चाहे वो 3 टाइम हो रहा था यहाँ पे, आप 4 टाइम भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे 2 है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4x। अब मुझे तीनों का रेशियो सेम रखना है, तो ये 2 है तो ये 4 लिया है, तो 2 2 जा 4, 1/2 का रेशियो हो गया। A1/A2 1/2, ऐसे ये भी 1/2 होना चाहिए। तो 3 है तो ये 6y हो जाएगा माइनस, तो ये 3 2 जा 6 1/2, ये भी 1/2 ही होना चाहिए C1/C2। तो ये -8 है तो ये -16 लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होगा तभी तो प्लस का आएगा ना, तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू 0। सो ये जो आपके पास आया ये है आपका कोइंसिडेंट लाइंस का केस। लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसका है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ वर्बली। ठीक है, आप वर्बली कर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 इक्वेशंस गिवन है, उन दोनों को प्लॉट करना है, तो वो कुछ ऐसे चली जाएंगी, इस टाइप से आ जाएंगी। ठीक है ना, तो वहां से आप क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट आ जाएंगे इस तरह से। कैसे आएंगे वो आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट आपका होगा x समथिंग कोमा 0, यहाँ पे समथिंग कोमा 0 क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे x और y की वैल्यूज क्या है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और आपको बताना है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स बताने, तो बात वही हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 पे काट रहा है x एक्सिस को, तो 5 0 हो जाएगा। मान लीजिए 1/2 पे काट रहा है या 1 पे काट रहा है तो 1,0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, ये ट्रायंगल बन गया ना ABC, ये ट्रायंगल बन गया। जब आप लाइन प्लॉट करोगे तो ट्रायंगल बनेगा x एक्सिस और y एक्सिस से, जो भी कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। आपको मैं एग्जांपल दिया है, ये मैं समझाने के लिए, ये नहीं कि एग्जैक्ट यही आएगा, बट कुछ ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को, जहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो इसके सामने y की वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना आज का 3.2 एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपका, कल या परसों जब भी आए, उसमें हम करेंगे अलजेब्राइक मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे, सोल्व करेंगे। और अलजेब्राइक मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। ग्राफिकल के चांस कम होते हैं बट अलजेब्राइक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ इसी एक्सरसाइज में काम आएगा, इसी चैप्टर में काम आएगा, आगे फ्यूचर में अगर आप मैथ्स को ऑप्ट करते हैं आगे सब क्लासेज में तो उसमें भी वो काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।